इंडिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स क्या है? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये एक अकेली कंपनी है जो पूरे देश के विकास का इंजन है, कोल इंडिया। चलिए आज इसी कंपनी के अंदर चलते हैं और समझते हैं कि ये कैसे काम करती है और क्यों ये पूरे देश के लिए इतनी ज्यादा जरूरी है। कभी सोचा है कि इंडिया का 70% हिस्सा कैसे हर वक्त रोशन रहता है? हमारे अस्पताल, फैक्ट्रियां, ट्रेनें, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ये सब कुछ एक ही इंजन पर चल रहा है। तो सवाल ये है कि वो कौन सा इंजन है जो पूरे देश को चला रहा है? जवाब है कोयला। जी हाँ, इंडिया की 70% बिजली कोयले से बनती है। मतलब लगभग हर वो चीज जिसे हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उसे पावर कोयले से ही मिलती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो इतना जरूरी कोयला है ना, इसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 80%, सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से आता है, और वो जगह है कोल इंडिया लिमिटेड। ये वो विशाल कंपनी है जो चुपचाप बिना किसी शोर के हमारे देश के पूरे एनर्जी सिस्टम की रीढ़ बनी हुई है। तो सवाल ये है कि आखिर ये एक अकेली कंपनी देश के लिए इतनी जरूरी क्यों बन गई? चलिए समझते हैं कि कैसे ये भारत की एनर्जी की बैकबोन है। अब देखिए, यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। एक तरफ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला प्रोड्यूसर है, और दूसरी तरफ हम अपनी 70% बिजली के लिए इसी कोयले पर बुरी तरह निर्भर हैं। यही जो डबल रोल है ना, यही कोल इंडिया को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है। इसे अगर बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो, अगर कोल इंडिया रुक जाए तो आधा देश अंधेरे में डूब जाएगा। बस ये एक लाइन ही कोल इंडिया की अहमियत बताने के लिए काफी है। शुरुआत हुई इसकी 1975 में। सरकार ने इसे दो बड़े मकसदों के साथ बनाया था। पहला, देश में कोयले के बिखरे हुए प्रोडक्शन को एक सिस्टम में लाना, और दूसरा, देश की इंडस्ट्रीज को सस्ती और लगातार एनर्जी देना। इसीलिए इसे महारत्न का दर्जा भी मिला, जो इसे सरकारी कंपनियों में सबसे ऊपर रखता है। तो इसका बिजनेस मॉडल ना बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। सिर्फ 3 स्टेप्स में पूरा काम होता है। स्टेप 1, माइनिंग, मतलब जमीन से लाखों टन कोयला निकालना। स्टेप 2, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग, यानी कोयले की क्वालिटी चेक करके उसकी कीमत तय करना। और स्टेप 3, सप्लाई, यानी तैयार कोयले को पावर प्लांट्स और फैक्ट्रियों तक पहुंचाना। चलिए सबसे पहले स्टेप को देखते हैं, माइनिंग। ये इतना सारा कोयला आखिर आता कहाँ से है? कोल इंडिया 2 मेन तरीकों से कोयला निकालती है। एक है ओपन कास्ट माइनिंग, जिसमें जमीन की ऊपरी परत हटाकर बड़े बड़े गड्ढों से कोयला निकाला जाता है। और दूसरा है अंडरग्राउंड माइनिंग, जिसमें जमीन के बहुत नीचे गहरी सुरंगें बनाकर माइनिंग होती है। अब ये जो कोयला है ना, ये पूरे देश में नहीं मिलता। इसका ज्यादातर भंडार ईस्ट इंडिया के 3 राज्यों में है, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। कोल इंडिया का ज्यादातर काम इन्हीं इलाकों में चलता है। एक और जरूरी बात, कोल इंडिया असल में एक अकेली कंपनी की तरह काम नहीं करती। इसके नीचे 8 अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे महानदी कोलफील्ड्स और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स। हर कंपनी अपना अपना एरिया संभालती है और मिलकर कोल इंडिया को बनाती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये काम कैसे करती है, पर सवाल ये है कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल और मार्केट में अनबीटेबल क्यों है? इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत है इसकी मोनोपोली। मार्केट में इसका कोई बड़ा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। तो जितने भी बड़े ग्राहक हैं, जैसे पावर प्लांट्स, उन्हें कोयले के लिए सीधे कोल इंडिया के पास ही आना पड़ता है। दूसरी ताकत, इसके फिक्स्ड बायर्स। एनटीपीसी जैसे बड़े पावर प्रोड्यूसर्स, इंडियन रेलवेज, स्टील प्लांट्स, ये सब इसके पक्के ग्राहक हैं। मतलब इसे कभी ग्राहक ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। डिमांड हमेशा बनी रहती है। तीसरी वजह है इसके पास मौजूद कोयले का अथाह भंडार। कंपनी के पास इतने रिजर्व्स हैं कि इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी कई सालों तक, बल्कि दशकों तक पक्की है। ये एक तरह से फ्यूचर की गारंटी है। और चौथी और बहुत बड़ी ताकत है सरकारी सपोर्ट। एक महारत्न पीएसयू होने की वजह से सरकार की पॉलिसीज हमेशा इसके फेवर में रहती हैं, जिससे इसका काम और भी आसान हो जाता है। तो ये जो अनबीटेबल बिजनेस स्ट्रक्चर है, ये कंपनी के लिए पैसा कैसे कमाता है? इसका फाइनेंशियल फॉर्मूला भी इसके काम की तरह ही एकदम सीधा और असरदार है। देखिए, इसकी कमाई का राज ना इसकी सिंप्लिसिटी में है। कंपनी का 95% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ एक चीज से आता है,
कोयला बेचने से। बस, कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल नहीं, एकदम सीधा और असरदार। इनका रेवेन्यू फॉर्मूला एकदम सीधा है। हाई वॉल्यूम इक्वल्स हाई अर्निंग। मतलब जितना ज्यादा कोयला बेचोगी उतनी ज्यादा कमाई होगी। कोयले का रेट तो उसकी क्वालिटी पर तय होता है, लेकिन जब खरीदार फिक्स्ड हो तो बस ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पर फोकस करना होता है। और यही वजह है कि ये कंपनी लगातार प्रॉफिट में रहती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, जब खरीदार पक्के हैं और कोयले का भंडार कभी खत्म न होने वाला है, तो क्या कोई भी चीज कोल इंडिया को रोक सकती है? ये सवाल न सिर्फ इसकी जबरदस्त ताकत को दिखाता है, बल्कि हमें भारत के एनर्जी फ्यूचर के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। दोस्तों, इस बिजनेस का स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है ये तो हमने डिटेल में समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इसका स्टॉक इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म क्यों कर रहा है, फ्यूचर में इसमें कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, और इसका डिविडेंड, वैल्यूएशन और फंडामेंटल्स की रियल पिक्चर क्या है। ये सब हम इस सीरीज के पार्ट 2 में डीप एनालिसिस के साथ समझेंगे। इसलिए अगर आप इस स्टॉक के फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, रिस्क और अर्निंग कैपेसिटी को डिटेल में समझना चाहते हो तो पार्ट 2 मिस मत करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आने वाली हैं। चलिए अब चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट 2 की तरफ। तो चलिए बात करते हैं कोल इंडिया की, भारत की एनर्जी की बैकबोन। कई इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प स्टॉक है, पर सवाल ये है कि क्या ये फ्यूचर के लिए एक दमदार इन्वेस्टमेंट है या फिर बस एक सरकारी कंपनी जो अच्छा खासा डिविडेंड देती है। आज इसी की तह तक चलेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आगे चलकर कोल इंडिया का स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा और इसका जो डिविडेंड है वो इतना अट्रैक्टिव क्यों लगता है, इसमें रिस्क क्या क्या है, और सबसे जरूरी बात, रिन्यूएबल एनर्जी जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्या वो इसके लिए कोई खतरा है। चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझते हैं और पता लगाते हैं कि एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है या महज एक डिविडेंड देने वाली सरकारी मशीन। देखिए, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ना उसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले कोल इंडिया की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को ही परखते हैं। कोल इंडिया की ताकत को समझने के लिए हम इसके 4 मेन पिलर्स को देखेंगे। पहला, इसका पीई रेशियो। दूसरा, इसकी अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस ग्रोथ। तीसरा, इसका डिविडेंड यील्ड। और चौथा, इस पर कर्ज कितना है। ये चारों मिलकर ही कंपनी की पूरी फाइनेंशियल कहानी बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पी रेशियो की। कोल इंडिया का पी रेशियो ना अक्सर मार्केट के मुकाबले कम ही रहता है। अब इसकी कुछ वजह है। एक तो ये कि ये एक पीएसयू यानी सरकारी कंपनी है, इसकी ग्रोथ धीमी लेकिन बहुत स्टेबल है और इसका डिविडेंड काफी हाई है। आमतौर पर कम पी रेशियो का मतलब ये निकाला जाता है कि स्टॉक शायद अंडर वैल्यूड है, जो वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा साइन हो सकता है। अब आते हैं दूसरे अहम पॉइंट पर, जो है ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। पिछले कुछ सालों में ना इसमें एक जबरदस्त सुधार देखने को मिला है और इसकी वजह भी बिल्कुल साफ है। देश में कोयले की डिमांड लगातार बढ़ रही है, बिजली की खपत अपने ऑल टाइम हाई पर है और कंपनी भी प्रोडक्शन के रिकॉर्ड बना रही है। और देखिए, सीधी सी बात है, जब ईपीएस बढ़ता है तो उसका पॉजिटिव असर स्टॉक प्राइस पर भी दिखता ही है। अब आते हैं उस चीज पर जो कोल इंडिया की सबसे बड़ी यूएसपी है, इसका हाई डिविडेंड यील्ड। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जो अपने इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर इनकम चाहते हैं। देखिए, सरकार को भी पीएसयू से पैसे चाहिए होते हैं, और क्योंकि कोल इंडिया के पास कैश का फ्लो बहुत तगड़ा है और कर्ज ना के बराबर, तो वो आसानी से इतना ज्यादा डिविडेंड दे पाती है। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की तस्वीर ना 2 चीजों से बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री यानी कर्ज मुक्त है। इसका मतलब है फाइनेंशियल रिस्क कम और ऑपरेशन स्टेबल हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भारी मात्रा में कैश जनरेट करती है, जिससे ये सिर्फ इन्वेस्टर्स को डिविडेंड ही नहीं देती, बल्कि सरकार को रेवेन्यू भी देती है और अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को खुद ही फंड कर सकती है। ठीक है, तो ये तो होगी आज की बात, लेकिन सवाल ये है कि आगे क्या, फ्यूचर कैसा दिखता है। चलिए अब उन फैक्टर्स को देखते हैं जो आने वाले समय में कोल इंडिया की ग्रोथ को रफ्तार दे सकते हैं। देखिए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी और कोल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ये आपस में जुड़ी हुई हैं। इसे 4 पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, अनुमान है कि 2030 तक इंडिया की बिजली की मांग डबल हो जाएगी, मतलब कोयले की जरूरत बनी रहेगी।
दूसरा, देश में स्टील, सीमेंट, रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में जो बूम आ रहा है, इन सब को कोयला चाहिए। तीसरा, कंपनी खुद मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपना रही है, नए माइनिंग ब्लॉक्स खोल रही है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रॉफिट मार्जिन भी सुधरेगा। और चौथा, सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी का सीधा मतलब है इंपोर्ट कम करो, और इसका सबसे बड़ा फायदा घरेलू कोयला बनाने वाली कंपनी कोल इंडिया को ही मिलता है। अब देखिए, कहानी का सिर्फ एक पहलू देखना तो ठीक नहीं है। एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें इसके रिस्क्स को भी ईमानदारी से समझना होगा। हर इन्वेस्टमेंट की तरह यहाँ भी कुछ जोखिम है। सबसे बड़ा डर जो हर किसी के दिमाग में आता है वो है रिन्यूएबल एनर्जी का। एक मिथ है कि सोलर और विंड एनर्जी के आने से कोयला तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा, लेकिन असलियत क्या है? हकीकत थोड़ी अलग है। कोयले की डिमांड एकदम से जीरो नहीं होगी। हाँ, ये हो सकता है कि उसकी ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाए। भारत जैसे बड़े देश का एनर्जी मिक्स रातों रात नहीं बदल सकता, इसमें बहुत वक्त लगता है। इसके अलावा भी दो और बड़े रिस्क हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। पहला, ये एक सरकारी कंपनी है। इसका मतलब है कि सरकार के अचानक लिए गए फैसले, जैसे कि और ज्यादा डिविडेंड मांगना या पॉलिसी में कोई बदलाव, स्टॉक पर सीधा असर डाल सकते हैं। दूसरा रिस्क है एनवायरमेंटल प्रेशर का। प्रदूषण को लेकर नियम लगातार सख्त हो रहे हैं, जिस वजह से कोल इंडिया को क्लीन टेक्नोलॉजी में और पैसा लगाना पड़ेगा। तो ठीक है, हमने कंपनी की ताकतें देख लीं, ग्रोथ के ड्राइवर्स समझ लिए और रिस्क पर भी बात कर ली। अब इन सबको मिलाकर जो सबसे बड़ा सवाल बनता है वो ये है कि आखिर ये स्टॉक किस तरह के इन्वेस्टर के लिए एकदम फिट बैठता है। ये जो कंपैरिजन ये पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। सोचिए, अगर कोई कछुए की चाल वाला इन्वेस्टर है जिसे लंबी रेस में धीरे धीरे लेकिन स्टेबल रिटर्न चाहिए, जिसे डिविडेंड से एक रेगुलर इनकम चाहिए, तो उसके लिए कोल इंडिया एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। लेकिन जो खरगोश की तरह तेज मुनाफे की दौड़ में है, जिन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव से प्यार है, उनके लिए शायद ये स्टॉक सही नहीं है। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये है कि कोल इंडिया का इन्वेस्टमेंट मॉडल धीमी और स्थिर कमाई का है। ये कंपाउंडिंग प्लस डिविडेंड प्लस स्टेबल ग्रोथ का एक क्लासिक कॉम्बिनेशन है। ये कोई गेट रिच क्विक वाली स्कीम बिल्कुल नहीं है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है। कोल इंडिया का बिजनेस सीधा सीधा भारत की ग्रोथ से जुड़ा है। जब तक भारत अपनी 60 से 70% बिजली कोयले से बनाता रहेगा, तब तक कोल इंडिया एक भरोसेमंद, स्थिर और बढ़िया डिविडेंड देने वाली सरकारी कंपनी बनी रहेगी। इसलिए कुछ एनालिस्ट तो इसे लगभग एक बैंक की तरह सेफ मानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आगे भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस आने वाली है।